बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 25 मार्च है, मंगल का दिन है और इस वक्त यमन की जानिब से हमले मजीद तेज से तेज तर हो गए हैं। जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा कि कैसे यमन की जानिब से इसराइल को निशाना बनाया गया और फिर यमन के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं कि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, पै दर पै हमले कर रहे हैं और फिर अमेरिका की स्ट्रैटेजी जो कि एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई थी यमन को लेकर कि यमन के ऊपर हमले कैसे होंगे और फिर जो वहां पर फलस्तीन है, फलस्तीन के हवाले से मिडल ईस्ट को लेकर और बाकायदा तौर पर यमनी होशियों को मुकम्मल तौर पर वैनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए वो जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इसको लेकर एक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बातचीत चल रही थी, वो सारी की सारी चैट जो है वो लीक हुई है और इसको लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। जी देखें, अमेरिका जो है वो बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा फेलियर है क्योंकि उनके इतनी बड़ी इंटेलिजेंस थी और वो सारी की सारी नाकाम हो गई है। अब सवाल यह है कि ये जो वहां पर व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर कुछ और है, कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि एक पूरी की पूरी माइंड मेकिंग भी की जाती है और पूरी दुनिया को एक यूं कह लें कि मीडिया के साथ एंगेज करते हुए अपनी जहन साजी बताई जाती है और ये कुछ यूं कह लें कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सब कुछ किया जाता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है, अब आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली गेम क्या हो रही है। लेकिन अब यहां पर जो मिसाइलों की बारिश की गई, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और ताबड़तोड़ हमले हुए, यमन की जानिब से बड़े जबरदस्त किस्म के ये हमले थे जिसमें जो अमरीकी बहरी बेड़ा है, तकरीबन पहले तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि उसको उन्होंने हिट किया है। 8 जो वहां पर 8 का ग्रुप था उसको उन्होंने टारगेट पे लेने का ऐलान किया, लेकिन अभी इजरायली जो एयरपोर्ट है बेन गोरियन, उसके हवाले से खबरें ये आ रही थी कि वहां पर परवाजें जो हैं वो बंद हो गई हैं, उसको रोका गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और जिस तरह से यमन की जानिब से एक तरफ जो अमरीकी जो बहरिया को निशाना बनाया जाता है वहां पर हमला होता है, दूसरा साथ ही जो है वो इसराइल पे हमला हो जाता है, जिसमें उनके शहर जो है वो तकरीबन, ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 30 शहरों के ऊपर उसका इंपैक्ट जो है वो आया और धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दी गई हैं और फिर इजरायली एयरपोर्ट जो है उसको निशाने पर लिया हुआ है। और अगर ये हो जाए, आप अंदाजा करें कि किसी भी मुल्क के लिए कितना बड़ा ये सेटबैक होता है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से जो यमन के ऊपर हमला किया गया था और यमन के हवाले से बाकायदा तौर पर MI6 के जो साबिक चीफ है उसकी जानिब से भी कहा गया और फिर जो अमरीकी सेनेटर है उसकी जानिब से भी यह कहा गया कि यमन के ऊपर हमला जो है, क्योंकि पिछली जितनी भी ताकतें आई हैं, जितनी भी सुपर पावर्स गुजरी हैं, वो यमनियों को शिकस्त उस तरह से नहीं दे पाई हैं, उनको हरा नहीं पाई हैं और तारीख इसकी गवाह है। ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो उनके सॉन्ग्स जो है वो सबके सामने है। लेकिन अब ये जो एक चैट का लीक होना कि यमन के ऊपर हमला होना चाहिए, एक सेनेटर कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि ये वो ग्रुप है, ये बात याद रखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे टॉप कमांड के जो लोग हैं जिन्होंने अहम तरीन फैसले करने हैं, सेक्रेटरी जनरल है, पेंटागन के जो अहम तरीन मेंबर हैं, तकरीबन 5 से 6 लोग जिन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को रूल करना है, अब वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और पता चलता है जी एक सहाफी जो है वो गलती से ऐड कर दिया गया। द अटलांटिक का जो न्यूज़पेपर है उसका जो एडिटर इन चीफ है उसको ऐड कर दिया जाता है। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इतने नले हैं कि उनको पता ही नहीं है और वो बातचीत चल रही है कि हमला कर दो, एक कहता है नहीं ये मुनासिब नहीं है और दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये जो हमला होना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने तो वैसे ही ग्रीन लाइट दे दी है। तो ये सारे के सारी गेम जो है अब जब ये आपके सामने है उसके बाद हमला हो जाता है और वो कुदूस कर रहे हैं जी बेहतरीन हो गया, जबरदस्त किस्म का हमला था, हमने जो है वो यमन के ऊपर इसी तरह से हमले जारी रखने हैं। तो ये एक पूरी का पूरा प्लान जो है वो सामने, अगर ये कुदूस कर रहे हैं या फिर बहुत सी शाबाशियां मिल रही हैं तो अभी तक कोई इतना बड़ा कोई टारगेट अचीव किया हो कि वो वहां पर सादा के अंदर जो हमला हो रहा है, वहां पर कैंसर हॉस्पिटल को तबाह कर दिया गया, वहां पर जो यूं कह लें कि जितनी इनकी लीडरशिप को टारगेट करने की बजाय जो सिविलियंस हैं वो निशाना बन रहे हैं और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जितना पैसा है ये वसूल किससे किया जाएगा, यूरोप से किया जाएगा और मिडल ईस्ट से किया जाएगा। अब हकीकत जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अभी बाकायदा तौर पर एक जो ये चैट लीक होने के ऊपर
जो यमन पर हमले की मनसूबाबंदी करते हुए पकड़े जाने के बाद जो सेक्रेटरी दिफा है पैट हैग्सेथ, उसने वाजे किया कि ट्रंप इंतजामिया के अंदर कोई भी जंगी मनसूबों के बारे में मतन नहीं भेज रहा और अमेरिका यमन में होशियों पर हमले कर रहा है ताकि इसराइल की मईशत और गजा में नस्लकुशी की वजह से जो इसराइल जाने वाली बहरी जहाज हैं उनको निशाना न बनाया जा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक कंट्रोल शुदा लीक की तरह लगता है। मैं नहीं समझता कि ऐसा जो है वो ये जो लीक हुई है ये जो है वो ऑल ऑफ सडन ऐसी हो गई है। मतलब एक हाई ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर पूरी दुनिया को लीड करने के लिए, कमांड करने के लिए सारी की सारी प्लानिंग तरतीब दी जाती है और उसमें अचानक से किसी बंदे को ऐड कर लिया जाए। अब जब मैं हकायक आपके सामने रखूंगा आप कहेंगे कि वाकई गेम कुछ हो रहा है। देखिए हुआ क्या है, कुछ लोग जानबूझकर यमन के जंगी मनसूबों को खुश उसलूबी से आम करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल शुदा लीक्स एक अच्छी तरह से कायम करदा और बहुत मशहूर अमरीकी और इजरायली हरबा है कि बयानिए को तश्कील देने और बढ़ने से पहले रजामंदी तैयार करने का। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अक्टूबर 2024 के अवाइल के अंदर भी लीक होने वाली दस्तावेजात ने अमेरिकी इंटेलिजेंस को इजराइल के ईरान पर हमला करने के मंसूबों के बारे में दिखाया। और फिर क्या हुआ, इजराइल ने 25 अक्टूबर को ईरानी तंजीमात पर हमला किया। अब गोल्डबर्ग जो कि एडिटर इन चीफ है द अटलांटिक का, उसका पत्ते मंजर जो है वो भी बिल्कुल वाजे करता है कि वो आखिरी शख्स है जिसे आप हादसाती तौर पर शामिल करेंगे। मतलब क्या वही शख्स आपने शामिल करना था? ये एक अहम सवाल है ना कि इसी एडिटर इन चीफ को क्यों ऐड किया गया, कोई और क्यों नहीं किया गया? अब वो बिल्कुल वही है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको मीडिया कवर के जरिए साम्राज्य पॉलिसी को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। गोल्डबर्ग ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस में बतौर जेल गार्ड जो केजियॉट जेल के अंदर खिदमत अंजाम दी, जो कि हजारों फलस्तीनी कैदियों को बड़े पैमाने पर हिरासत में रखने और उनके साथ बदसलूकी के लिए बदनाम भी होती है। और ये फिर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने न्यूयॉर्कर में अपने अल्फाज में इस बात का एतराफ किया। उसके अल्फाज क्या थे? उसने कहा था, मैंने इजरायली फौज में एक मिलिट्री पुलिसमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मेरी सर्विस का एक हिस्सा एक जेल गार्ड के तौर पर किजियॉट में गुजारा किया, जो हजारों फलस्तीनियों से भरा हुआ फौजी जेल कैंप था। और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने किजियॉट में मुनज़्ज़म रुस्वाकुन सलूक और बर्बरियत को दस्तावेजी शक्ल भी दी। लेकिन वहां से वो अमरीकी और इजरायली इंटेलिजेंस के लिए एक माउथ पीस बन गया। उसकी रिपोर्टिंग में फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के साथ मुंसलिक बयानी को मुस्तकिल तौर पर पेश किया जाता है। वो 2010 में इस जो उसने बहरे ओकियानूस के अंदर द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शाया किया, जिसमें ईरान पर इजरायली हमलों को हकीकत के तौर पर पेश किया गया, जो बाद में काबिल अमल मंसूबों की बजाय नफसियाती प्रोपेगेंडा के तौर पर सामने आए। और फिर गोल्डबर्ग ने, जो ये एडिटर इन चीफ है, जिसको ऐसे ही जनाब उनको गलती से ऐड कर दिया गया, ये आप अभी जानेंगे। अब देखें उसने क्या कहा कि गोल्डबर्ग ने इराक जंग की डिसइंफॉर्मेशन जो है वो मुहिम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। द न्यूयॉर्कर में इसके 2002 के एक पीस टुकड़े द ग्रेट टेरर ने जारहाना अंदाज में इन दावों को आगे बढ़ाया कि सद्दाम हुसैन अल-कायदा के साथ मिलकर काम करता है और WMDs का ताकुब कर रहे थे। ये झूठ जो बुश इंतजामिया के एहलकारों ने हमले के सरकारी बहाने के तौर पर जो है वो बयान किए थे, जिसके बाद इराक के ऊपर भी हमला हो गया था और फिर वहां पर सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये एक पूरी की पूरी डिसइंफॉर्मेशन, लेकिन वो आला सरकारी क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात भी बरकरार रखता है, जिसने नेतन्याहू का बारहा इंटरव्यू किया और सीनियर इजरायली सियासी और इंटेलिजेंस हुकाम के साथ वो ताल्लुकात उस्तवार किए हुए हैं। अब 2012 में टैबलेट मैगजीन ने उन्हें वॉशिंगटन में इजराइल का गैर सरकारी मीडिया सफीर कहा। जान ले कि ये कोई हार्पर बिल नहीं था, बल्कि ये ज्यादा वाजे नहीं होता है कि ये इसके काम का जवाब जानबूझकर जो है वो एतराफ था, जिसका तर्जुमा और बराह रास्त अमरीकी सियासी तबके को इजरायली स्ट्रेटेजिक पैगामात पहुंचाना है। तो हमें यह मानना चाहिए कि अटलांटिक चीफ एडिटर कंट्रोल्ड लीक्स के लिए तारीखी एतबार से काबिल एतमाद तरसील का निजाम आपकी जहन में लॉन्ड्रिंग, फौजी प्रोपेगेंडा और इंटेलिजेंस बयानी की एक तवील तारीख के साथ जंगी मंसूबों के बारे में गुफ्तगू में गलती से, ये जो गलती से शामिल किया गया था ना, ये जानबूझकर किया गया है ताकि आपको आपके माइंड के साथ खेला जा सके। और ये बहुत से मैं देख रहा हूं यूट्यूबर्स इसके ऊपर जर्नलिस्ट जो है वो खेल भी गए, उनको पता भी नहीं चला वो उनका अलायकार बन गए। ये निजाम गोल्डबर्ग जैसे लोगों को इस्तेमाल करता है जब उन्हें खामोशी से बढ़ने के मंसूबे बनाने की जरूरत होती है। आप अंदाजा करें कि कैसे वो उस ग्रुप में शामिल हुआ, हमले हुए, 24 आवर्स के अंदर उसकी चैट जो है वो खत्म हो जाती है और वो वहां से उसने देखा कि अच्छा किसी को पता भी नहीं चला, वो खामोशी से वहां से निकला, उसने स्क्रीनशॉट लिए और उसने इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो ये पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड था मैंने आपके सामने इस वजह से रखा था कि आपको मालूम हो कि गेम बेसिकली कैसे होती है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड और ये जो खुसूसी तौर पर साम्राज्यिक कुव्वतें हैं जो पूरी दुनिया
दुनिया को रूल करती हैं वो कैसे करती हैं। लेकिन अभी आगे आ जाए, जो इस वक्त यमन की जानिब से हमले किए गए, खबर क्या है, यमनी फोर्सेस कन्फ्रंट यूएस नेवी फायर मिसाइल्स एट इजरायली एयरपोर्ट। मतलब जो यमनी फोर्सेस की जानिब से यूएस नेवी को कन्फ्रंट करते हुए फिर जो इजरायली एयरपोर्ट है उसके ऊपर मिसाइल जो है वो दागे गए। आगे क्या लिखता है, कन्फ्रंटेशंस एट सी लास्टेड फॉर आवर्स thwarting a wide-scale American aerial assault on Yemen, while 2 missiles were fired at the Ben Gurion airport। मतलब जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पर जो है वो 2 मिसाइल जो है वो दागे गए, और ये तकरीबन इसराइल के हवाले से खबरें जो दी जा रही हैं, साथ ही साथ अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन, और ये कई घंटे तक वहां पर जो है वो जारी रही। लेकिन इसके साथ साथ मजीद क्या बताया गया कि द यमनी आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट द इजरायली बेन गुरियन एयरपोर्ट। और ये वहां पर जो एक तो जुल्फिकार था जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, और फिर इसके साथ ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और फिर दूसरा जो हाइपरसोनिक मिसाइल था। लेकिन इसने जो परवाजें हैं उनको बंद कर दिया। मतलब वो सुबह के टाइम, शाम के टाइम, किसी वक्त भी वहां पर मिसाइल दाग देते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर एक जो स्केड्यूल है उसका परवाजों का वो डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर ये हो जाए तो आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा सेटबैक है। लेकिन इसके साथ साथ आगे क्या रिपोर्ट किया जा रहा है कि अक्रॉस द सेंट्रल इजराइल एंड द सदर्न वेस्ट बैंक due to the missile attack, more than 30 major cities, settlements and other cities were warned of the imminent attack, forcing settlers into bomb shelters। मतलब जो 30 इसके कह लें कि शहर हैं जो सेंट्रल इजराइल के अंदर और फिर वेस्ट बैंक की तरफ जो मामलात हैं, वहाँ पर जो है वो 30 शहर वो इसकी जद में थे। इम्पैक्ट उसका इस तरह से आया कि लोग भागते हुए शेल्टर्स के नीचे गए ताकि वो अपने आप को अपनी जान को बचा सकें। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पूरे का पूरा कैसा मंजरनामा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो यूएस है उसने बाकायदा तौर पर बताया, यूएस एयर स्ट्राइक्स रिन्यूड ऑन यमन सादा, जो सादा का मकाम है वहाँ पर अमेरिका की जानिब से दर्जनों जो स्ट्राइक्स किए गए और दर्जनों जख्मी जो है वो भी हुए, और इस हवाले से रिपोर्ट भी किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यूएस अग्रेशन ऑन कंसंट्रेट्स ऑन सादा, मतलब सादा को कंसंट्रेट किया जा रहा है और वहां पर यूएस का गुस्सा जो है वो भरपूर तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यमनी हूसी रिस्पॉन्स टू यूएस अटैक्स on Yemeni cities, coordinated strikes on several US Navy vessels, as well as the flagship of carrier strike Group 8, the USS Harry S. Truman aircraft carrier। मतलब जो इनका ग्रुप 8 है वहां पर USS Harry S. Truman और फिर जो इनके जो नेवी वेसल्स हैं उनको इन्होंने निशाना बनाया और उनके साथ हमले जो है वहां पर इन्होंने स्ट्राइक्स किए, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर आगे क्या कहते हैं, यह सारी रिवील्ड that anti-ship ballistic missile, cruise missiles and one-way attack drones were used in confrontation that lasted for hours। मतलब जो उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, उन्होंने भरपूर तरीके से वहां पर इसके साथ हमला किया, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील किया। और ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। फिर ये बताया गया कि ये सेकंड राउंड है क्लैशेस का, जो कि पिछले 24 घंटों के अंदर रेड सी में ये सेकंड राउंड जो है वो जारी था। तो ये इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।